जरा सोचिए, 4 साल से एक भयानक युद्ध चल रहा है। हजारों जानें जा चुकी हैं, शहर के शहर तबाह हो गए हैं। और ये सब कुछ शुरू हुआ था सिर्फ एक मांग को लेकर। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वही मांग ही खत्म होने वाली है। जी हाँ, जिस एक जिद ने ये पूरा संघर्ष शुरू किया, आज उसी को छोड़ने की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर यूक्रेन उस एक लक्ष्य को क्यों छोड़ रहा है जिसके लिए इतनी बड़ी, इतनी भयानक कीमत चुकाई गई। इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा क्या बदल गया? चलिए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे संघर्ष की जड़ क्या थी। ये सब कुछ सिर्फ एक ही मांग से शुरू हुआ था। देखिए, एक तरफ थे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हाल में नाटो में शामिल होना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिनके लिए ये एक रेड लाइन थी, मतलब एक ऐसी सीमा जिससे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं होने दे सकते थे। और फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ, वो इसी टकराव का सीधा नतीजा था। पूरे 1391 दिन, लगभग 4 साल। इस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। अनगिनत लोगों की जानें गईं और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज रूस के कंट्रोल में है। तो ये नेटो आखिर है क्या चीज जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया? चलिए समझते हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया एक मिलिट्री अलायंस है, और इसे बनाया ही गया था सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। अब नेटो की सबसे खास बात है इसका आर्टिकल 5, जिसका सीधा सा मतलब है एक पर हमला, सब पर हमला। यानी अगर इसके किसी भी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। यही वो सुरक्षा की गारंटी है जिसे पाने के लिए यूक्रेन इतना बेताब था। आज की तारीख में अमेरिका की लीडरशिप में 32 देश इसका हिस्सा है, और यही एक वादा इन सभी देशों को एक साथ बांध कर रखता है, जो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन बनाता है। अब रूस के नज़रिए को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा। शीत युद्ध के दौर में रूस के लिए यूक्रेन का नाटो में शामिल होना सिर्फ एक मिलिट्री खतरा नहीं था, बल्कि ये एक तरह का ऐतिहासिक धोखा था। देखिए, यूक्रेन सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि कभी सोवियत संघ का एक बहुत अहम हिस्सा था। तो जब उसने अपने पुराने दुश्मन के गठबंधन में जाने की कोशिश की, तो पुतिन ने इसे अपनी सुरक्षा और अस्तित्व पर सीधा हमला माना। चलिए अब इतिहास से वापस आज पर आते हैं, जहां एक बहुत बड़े और शायद निर्णायक शांति समझौते पर बातचीत हो रही है। खबरों की माने तो इस शांति समझौते की मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजे गए दूत कर रहे हैं। उनके दामाद जारेड कुशनर और एक सहयोगी डेविड विटकॉफ ने बर्लिन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की है। तो इस डील में हो क्या रहा है? सीधी सी बात है, यूक्रेन अपनी सबसे बड़ी मांग यानी नेटो की मेंबरशिप छोड़ देगा, बदले में उसे यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का रास्ता मिलेगा। वहीं रूस का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। एक तो वो अपने कब्जे वाले इलाके को अपने पास रखेगा, और दूसरा नाटो का विस्तार उसकी सीमा पर रुक जाएगा। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। ये नेटो की तरह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इसमें नेटो के आर्टिकल 5 जैसी कोई सामूहिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है। तो सवाल ये है कि इस पूरी बातचीत के बाद इस समझौते से जीत किसकी हो रही है? कौन फायदे में है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रूस के लिए एक साफ रणनीतिक जीत की तरह है। उनका जो मुख्य लक्ष्य था, यानी नेटो के विस्तार को रोकना, वो पूरा हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों को इस सबसे बड़े मुद्दे पर पीछे हटना पड़ा है। मतलब यूक्रेन को जो ईयू का रास्ता दिखाया जा रहा है, उसे एक तरह से कॉन्सोलेशन प्राइज की तरह देखा जा रहा है। यानी जो मेन प्राइज था वो तो मिला नहीं, तो एक छोटा पुरस्कार देकर बात खत्म की जा रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये युद्ध अब खत्म होने वाला है? क्या शांति वाकई इतनी नजदीक है? और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और भी पुख्ता करता है। उनका कहना है कि शांति की दिशा में ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है, जो इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे वाकई कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि रूस के मुताबिक शांति के लिए जो पहली और सबसे बड़ी शर्त थी, वो अब पूरी होती दिख रही है। यूक्रेन ने नेटो की जिद छोड़कर इस संघर्ष की सबसे बड़ी वजह को ही हटा दिया है, जिससे आगे बातचीत का रास्ता खुल गया है। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
4 साल की तबाही, लाखों लोगों की जिंदगी और पूरी दुनिया में इतनी उथल-पुथल के बाद अगर शांति आ भी रही है तो उसकी कीमत क्या है? और एक सवाल हवा में तैरता रहेगा, क्या ये कीमत चुकाने लायक थी? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।